वुहान को कभी इनकलाब की जाए पैदाइश के तौर पर याद किया जाता था। यही वो शहर था जहां चंगशाही खानदान का खात्मा हुआ और एक ऐसे मुल्क में जो तवील अरसे से गैर मुल्की ताकतों और अंदरूनी कमजोरियों के हाथों जिल्लत सहता रहा था, उम्मीद की एक नाजुक सी किरण उभरी। जापान के खिलाफ जंग के तारीख बरसों में भी वुहान एक बार फिर अलामत बना, इस बार कौमी मुजाहिमत की, एक ऐसा शहर जहां तबाही यकीनी लगने के बावजूद बगावत की आग जलती रही। लेकिन 1940 की दहाई के वसत तक ये बगावती सदाएं दो कट्टर मुखालिफ अफवाज के मार्च करते कदमों से दब चुकी थीं। अजीम यांगजी दरिया के मुखालिफ किनारों पर कौम परस्त कोमंतांग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आमने सामने खड़ी थी। दोनों ये दावा करती थीं कि वही चीन का मुस्तकबिल है। यांगजी, जो कभी मुल्क की तिजारती शहर था, अब बारूदी सुरंगों से भरा और तोप बरदार कश्तियों की निगरानी में था। तिजारत और सकाफत की ये नहर एक दुश्मन सरहद में बदल चुकी थी, जो मिडिल किंगडम के दो नाकाबिले मुसालेहत तस्वुरात को जुदा कर रही थी। चीनी खाना जंगी के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। एक तरफ कौमपरस्त जर्मन पेंजर विजी से लेकर पुराने फ्रांसीसी रेनॉल्ट टैंकों तक मुख्तलिफ गैर मुल्की हथियारों से लेस थे। दूसरी जानिब कम्युनिस्ट, ज्यादातर जापानी टाइप 97 चीहा दरमियाने दर्जे के टैंकों पर इन्हिसार कर रहे थे, जो सल्तनत के खात्मे के बाद कब्जे में आए थे। ये एक ऐसी फौज थी जो किसी और कौम की शिकस्त की गनीमत पर खड़ी थी। 27 अगस्त 1945 को जापान के हथियार डालने के चंद हफ्ते बाद चियांग काई शेक और माओ जेतंग ने एक साथ जाम उठाया। शदीद बदएतमादी के बावजूद अमरीकी तालथी ने उन्हें एक ही कमरे में ला खड़ा किया, मगर उनकी मुस्कुराहटें और हाथ मिलाने महज एक दिखावा था। जिस अमन का वो ऐलान कर रहे थे वो खोखला था, क्योंकि दोनों जानिब खुफिया तौर पर दोबारा हथियार जमा किए जा रहे थे और सब जानते थे कि अगली जंग आने वाली है। मुज़ाकरात की मेज पर मुस्कुराहटें हकीकत को नहीं छिपा सके। चीन की अगली अजीम लड़ाई शुरू हो चुकी थी। चोंगचंग और बाद में नानजंग में होने वाली कॉन्फ्रेंसें तेजी से नाकाम हो गई। ये वाजे हो गया कि कम्युनिस्ट फरीक जंग बंदी के वक्त को अपने हरीफों से कहीं ज्यादा मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल कर रहा था। कोमंतांग कागज पर तो शानदार दिखाई देता था, लेकिन अमली तौर पर मफलूज था। बदनवानी हुकूमत के हर तबके में सरायत कर चुकी थी, जिसने उसकी लड़ने की सलाहियत कमजोर कर दी और अवाम में उसकी मकबूलियत को खत्म कर डाला। साबिका गद्दार जो वांग जिंगवे की जापानी हिमायत याफ्ता कठपतली हुकूमत के लिए काम कर चुके थे, कोमंतांग के सख्त रवैये का शिकार हुए। उनके खिलाफ ऐसी बेरहमाना कार्रवाइयां की गईं कि अक्सर अफराद बराह रास्त कम्युनिस्ट कैंप में जा पहुंचे। चियांग, जिसे गद्दारी का सफाया समझ रहा था, वो दरअसल माओ की बढ़ती हुई फौज के लिए नई भर्ती का जरिया बन रहा था। लेकिन असल खतरा कौम परस्त हुक्मरानी के लिए शुमाल मशरकी इलाके मंशूरिया से अभरा। जापानियों के बाज़ाब्ता रुखसत होने से पहले ही चियांग के अमरीकी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अल्बर्ट सी विडमायर ने वॉशिंगटन से दरख्वास्त की कि 7 मुकम्मल डिवीजन अमरीकी फौजें वहां तैनात की जाएं ताकि जापानी हथियार डालने की निगरानी कर सकें। उनका मौक़िफ़ था कि उससे न सिर्फ सोवियत असरुर सूख रोका जा सकेगा, बल्कि कोमंतांग को जापानी हथियारों के बड़े ज़खायर तक रसाई भी मिलेगी। वॉशिंगटन ने जुज़वी तौर पर इत्तेफाक किया और सामान की बड़ी मिकदार कोमंतांग को पहुंचाई, मगर मास्को भी बर्क रफ्तारी से हरकत में आया। रेड आर्मी ने जापानी असलहे के ढेर कब्जे में लिए और सीधे माओ के आदमियों के हवाले कर दिए। चीनी कम्युनिस्टों और क्रेमलिन के गहरे ताल्लुकात अब खुलकर जाहिर हो चुके थे। वॉशिंगटन में खतरे की घंटियां बजने लगी। सफारतकारों को खदशा था कि अगर चीन कम्युनिज्म के हाथों गिर गया तो आलमी ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। सदर हैरी एस ट्रूमैन, जो माओ पर बढ़ती हुई बदएतमादी रखते थे, ने 1946 के अवाइल में कोमंतांग फौज की अज़स्र-9 तश्कील की मंजूरी दी। ये काम जनरल रॉबर्ट ए मैक्लोर के सुपुर्द हुआ, जो नफ्सियाती जंग के माहिर थे। अमरीकी मुशीरों ने बदहनवानी और नाअहली को निशाना बनाया और नई इस्लाहात के जरिए कौम परस्त फौजी निजाम को मयारी बनाने की कोशिश की। काबिल कमांडर्स जैसे ली जोन ग्रन को ज्यादा इख्तियार दिया गया और वक्ती तौर पर हौसले बुलंद हो गए। सतही तौर पर कोमंतांग जदीद हो रहा था, मगर चियांग की हुकूमत की गहरी खामियां अमरीकी तरबियत से खत्म नहीं हो सकती थी। अपने मुशीरों के मशवरे के बरक्स चियांग ने शुमाली चीन में कम्युनिस्ट मकामात पर एक बड़े हमले का हुक्म दिया। 100 से ज्यादा ब्रिगेड्स ने शानदार ताकत के साथ पेशकदमी की, लेकिन नतीजा मामूली रहा। माओ की फौज ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई, ऐसी लड़ाइयों से गुरेज किया जहां फतह यकीनी न हो। वो बगैर हिचकिचाहट के इलाके छोड़ते गए। कौम परस्त फौज को दुश्मन इलाके में गहराई तक खींचते हुए, जहां रसद की मुश्किलात और अवामी नफरत उन्हें कमजोर करती गईं। 1947 में कम्युनिस्ट दारुल हुकूमत यनान का कब्जा कौम परस्त प्रोपेगेंडा के मुताबिक एक बड़ी फतह करार पाया, लेकिन हकीकत में ये मुहिम एक तबाही थी। 1 साल के अंदर माओ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कौम परस्तों को कुचल कर रख दिया।
10 लाख से जायद फौजी या तो मारे गए, कैदी बना लिए गए, या फिर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा और जिंदा बचने की उम्मीद में हथियार डाल गए। खाना जंगी का पांसा तेजी से पलट रहा था। माओ की गिरफ्त देहातों पर हर गुजरते मौसम के साथ मजबूत होती गई। जर्द दरिया की दिफाई लाइन टूटने के बाद उसे जरखेज शुमाली चीन के मैदानों तक रसाई मिली। यहाँ कम्युनिस्टों ने एक वसी ज़राई असलाहात मुहिम शुरू की, जिसके तहत जमीन गरीब किसानों में तकसीम की गई। इस पॉलिसी ने न सिर्फ लाखों नए हामी माओ के कैंप में शामिल किए, बल्कि उसकी फौज की नजरियाती बुनियाद भी मजबूत की। अवाम समुंदर हैं और सिपाही मछलियां। माओ ने ऐलान किया, पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती। इस तस्वर में कम्युनिस्ट तहरीक और अवाम एक दूसरे से अलग न किए जा सकते थे। दूसरी तरफ कोमनतांग की इस्लाहात बहुत कम और बहुत देर से हो रही थीं। अमरीकी एलची जॉर्ज मार्शल ने चियांग पर दबाव डाला कि बदनवानी खत्म करे और हुकूमत को जदीद खतूत पर उस्तवार करे, वरना इमदाद रोक दी जाएगी। लेकिन चियांग ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी जाती गिरफ्त ढीली करने पर आमादा न था। नतीजा ये निकला कि अमरीकी हिमायत कम होती गई और कौम परस्त अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार रहे। विडमायर ने मायूसी से खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर हथियार, तकनीकी इमदाद और जंगी मुशीर न पहुंचे तो कौम परस्त फौज तबाह हो जाएगी। उसकी रिपोर्टों ने वॉशिंगटन को दोबारा मदद पर आमादा किया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। अब जंग का मरकज मंशूरिया था, जहां सनात और तस्वीराती हैसियत ने उसे फैसला कुन मैदान बना दिया था। माओ इस खदशे में कि कहीं अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी इस इनाम से उसे महरूम न कर दे, ने लन बायाओ की शुमाल मशरकी फील्ड आर्मी को हमले का हुक्म दिया। कौम परस्तों ने शदीद मुजाहिमत की और भारी जानी नुकसान पहुंचाया, लेकिन लिन के लगातार हमलों ने आहिस्ता आहिस्ता उनके मोर्चे बाकी चीन से काट दिए। 5वें बड़े कम्युनिस्ट धक्के तक मंशूरिया में कौम परस्त फौजें मुकम्मल तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। सिर्फ एक बेहद मुश्किल इनखिला ने उन्हें मुकम्मल हलाकत से बचाया। अगरचे वो पीछे हटने में कामयाब हो गए, लेकिन मंशूरिया का नुकसान कम्युनिस्टों को मुकम्मल हमले पर ले आया। अब कम्युनिस्ट न सिर्फ शुमाल मशरिक पर काबिज थे, बल्कि शानडोंग जजीरा नुमा के बड़े हिस्से पर भी। कौम परस्त जर्नियल जैसे ली जोनगर्न और बाई चुंगशी ने चियांग को मशवरा दिया कि मरकजी मैदान छोड़कर जनूब की तरफ पीछे हट जाए और हुआई दरिया के साथ एक नई दिफाई लाइन कायम करे। बाई ये एक अलामती फतह थी, जिसे इस बात का सबूत समझा गया कि चैनी खाना जंगी का रुख बदला जा सकता है। लेकिन शुमाल मशरिक यानी मंचूरिया अब भी एक गंभीर मसला बना रहा। दोनों फरीक उसके सनाती वसाइल और अहम रेल पटरियों पर कब्जा जमाने के लिए जान लड़ा रहे थे। मई में नेशनलिस्ट अफवाज ने चिंचू और जिनचू के दरमियान एक बड़े हमले के जरिए पहल करने की कोशिश की। बाई चोंगशी की क़यादत में उन्होंने कम्युनिस्ट अफवाज को आर्जी तौर पर पीछे धकेल दिया। माओ की अवामी हिमायत के दावों के बावजूद उसके दस्ते नेशनलिस्टों के मुनज़्ज़म हमलों का मुकाबला न कर सके। ये एक अहम मोड़ था। 1945 के बाद पहली बार कम्युनिस्टों की मकबूलियत डगमगाने लगी। नेशनलिस्ट इस्लाहात और इस तलखी ने कि कम्युनिस्ट ही जापान की शिकस्त के बाद दोबारा जंग भड़काने के जिम्मेदार थे। माओ का सियासी पलड़ा हल्का कर दिया। कम्युनिस्ट अभी हारे नहीं थे, लेकिन उनकी रफ्तार टूट गई थी। 1947 के खजा में दोबारा पहल हासिल करने के लिए माओ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को बड़े जवाबी हमले का हुक्म दिया। सोवियत फराहम करदा टैंक और तोपे मैदान में लाई गई। कम्युनिस्ट यूनिटों ने शेनयांग के मगरिब में अहम रेल पटरियां काट दी, जिससे नेशनलिस्ट छावनियां घेरे में आ गईं। चियांग की हुकूमत एक कड़े फैसले के सामने थी, या तो घेरे से निकलने की कोशिश करे या फिर फजाई रसद पर भरोसा करे। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और अमरीकी तैयारों पर इन्हिसार किया, जो चांग, चोन, जिनचो और शेनयांग जैसे मुहाजों तक रसद पहुंचाते रहे। ये मुहासरे खाना जंगी के सबसे खूनरीज मार्कों में शुमार हुए। टूटे फूटे शहरों में घर घर लड़ाई हुई, गोया शंघाई के दिफा की याद ताजा हो गई हो। कम्युनिस्ट तोपें किला बंद महलों पर बरस रही थीं और नेशनलिस्ट जहाज फिजा में गूंजते हुए रसद गिरा रहे थे और दुश्मन पर फायरिंग करते थे। सख्त सर्दी ने दोनों फौजों की मुश्किलात दोगुनी कर दी, लेकिन माओ अपनी चाही हुई फैसला कुन फतह हासिल न कर सका। कम्युनिस्टों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और नेशनलिस्ट अपनी जगह कायम रहे। मंचूरिया में जंग जमूद का शिकार हुई तो माओ ने नई हिकमत अमली अपनाई। उसने जनूब मगरिब यानी शानडुंग के करीब तवज्जो मरकूज की। अगर यहाँ कम्युनिस्ट कामयाब हो जाते तो वो यांगजी के शुमाल पर कब्जा मजबूत कर लेते, बेजंग को काट देते और अमरीकी फजाई इमदाद को नाकाम बना देते। मार्च 1948 में कम्युनिस्ट हमला शुरू हुआ। बार बार हमला आवरदस्ते नेशनलिस्ट दिफा पर टूटते रहे, मगर मैसूर शहरों के तवील दिफा ने नेशनलिस्ट हौसले को नया जोश दिया। वो अब महज जमीन नहीं बल्कि जमहूरिया की बका के लिए लड़ रहे थे।
जब कम्युनिस्ट गुरीला दस्ते हाई दरिया और बेजंग के करीब दबाव डालने लगे तो दिफाई फौजें जमकर खड़ी रहीं। फजाई बर्तरी ने फिर फैसला किन किरदार अदा किया। एक मौके पर फिजाई निगरानी ने जनरल चनिये की एक फरेबी चाल को भांप लिया। नेशनलिस्टों ने फौरन रद्द-अमल दिया और उसका पूरा लश्कर तकरीबन 1,70,000 फौजी खत्म कर दिया। खुद चुनिये भी मारा गया। इतने बड़े लश्कर की तबाही एक अजीम मोड़ था। हौसला पाकर कोमनतांग ने भरपूर जवाबी यलगार की। कम्युनिस्ट सफ़े बिखर गई। मुनज़्ज़म दिफा न हो सका। जनरल हुआंग वई की 12वीं फौज मगरिब से आगे बढ़ी और नेशनलिस्ट अफवाज ने हिनान और शांदुंग में वसीया इलाके दोबारा हासिल कर लिए। कोमक, बेजिंग और तियानजिन के दिफा के लिए दौड़ पड़ी। खतरा भांपते हुए माओ ने अपने लश्कर को पीछे हटने और दीवारें चीन के मशरिक में जमा होने का हुक्म दिया। लेकिन चियांग की पेशकदमी तवक्को से कहीं ज्यादा तेज थी। जहां कम्युनिस्ट कमांडरों को हफ्तों लगने की उम्मीद थी, चियांग की फौजें सिर्फ 20 दिन में पहुंच गईं। वो बुहाई खलीज के साथ साथ बढ़ते गए और तियानजिन शेनयांग रेलवे की तमाम बड़ी छावनियां वापस ले लें। कम्युनिस्ट दिफा के लिए वक्त न पा सके और नेशनलिस्टों की जबरदस्त ताकत के आगे बार बार पीछे धकेल दिए गए। इसी दौरान बेजंग के लश्कर की मदद से एक नेशनलिस्ट दस्ता शुमाल मगरिब की तरफ झांग जियाको की सिमत बढ़ा, जो एक अहम रसदी मरकज था। पहाड़ी खता कम्युनिस्टों के हक में था, लेकिन शदीद फिजाई बमबारी ने उनकी सफ़ें हिला दी। नेशनलिस्ट फौज ने हमला किया और शहर के जनूब मगरिब से दिफा तोड़ दिया। पूरी कम्युनिस्ट डिवीजन्स लड़ने लगी। कुछ यूनिट तो नेशनलिस्टों में शामिल हो गए, जिससे माओ की फौज का नज्म बिगड़ गया। जनूब में पेशरफ्त सुस्त जरूर थी और जानी नुकसान भी भारी, मगर चियांग पुराज़म था। अब उसे यकीन था कि फैसला किन फतह करीब है। शेन यांग के मुहाज के जमूद का मतलब यह था कि कुमक जनूब में भेजी जा सकती है। यूं कोमनतांग के पास कम्युनिस्ट दिल को तोड़ देने का सुनहरी मौका था। जुलाई 1948 में नेशनलिस्ट अफवाज शानी गवान की तरफ बढ़े। वो तारीखी दरा जहां दीवारें चेन समुंदर से मिलती है, यहां माओ ने अपनी बड़ी फौज जमा कर रखी थी। चियांग ने जल्दबाजी में अपने जर्नीलों की तंबीह के बावजूद बराए रास्त हमले का हुक्म दिया। नतीजा तबाहकुन निकला। बार बार हमलों में नेशनलिस्टों को खौफनाक जानी नुकसान उठाना पड़ा। तोपों और बहरी जहाजों ने कम्युनिस्ट मोर्चों पर धुआंधार गोलाबारी की, मगर हर बार जब प्यादा फौज आगे बढ़ी तो खूनरेज अंजाम के साथ वापस लौटाई गई। बराह रास्त दरे को रौंदना नामुमकिन लग रहा था, मगर जब चियांग ने कम्युनिस्ट फौज का बड़ा हिस्सा शानी गवान पर जकड़ रखा था, तो एक और नेशनलिस्ट लश्कर हवांग दाओ की कमान में अचानक जनूब की तरफ लिंग युवान के करीब जा पहुंचा। वहां कमजोर दिफा तोड़ते हुए वो मशरिक की तरफ बढ़ा और साहिल के करीब सोंग हवा के अहम रेलवे जंक्शन पर कब्जा कर लिया। जब रिपब्लिक ऑफ चाइना का सफेद सूरज वाला परचम वहां लहराया गया, तब कम्युनिस्टों को एहसास हुआ कि वो जाल में फंस चुके हैं। नेशनलिस्ट अफवाज ने दोनों तरफ से घेरा डाल दिया। कोई रास्ता न बचा। आधे मिलियन से ज्यादा कम्युनिस्ट फौजी गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों मजीद अफरात फ्री में भागे या कोमनतांग में शामिल हो गए। उन कैदियों में बड़े कमांडर भी शामिल थे, लिन बियाओ और नौजवान देंग जियाओपिंग तक। माओ का चीन को यकजा करने का ख्वाब एक ही धुचके में बिखर गया। कुछ ही देर बाद बीजिंग के तियान आनमिन गेट पर सफेद सूरज वाला परचम लहराया गया। एक अजीम शान हुजूम के सामने चियांग काई शेख ने कौम से खिताब किया। अपने जर्नेलों और मुशीरों के साथ खड़े होकर उसने ऐलान किया कि खाना जंगी खत्म हो चुकी है। जमहूरिया की अफवाज ने फतह हासिल कर ली है। एक शानदार फौजी परेड मुनक्किद हुई, जिसमें कोमनतांग की ताकतवर फौज को दिखाया गया। वो फौज जिसने तमाम मुश्किलात के बावजूद जमहूरिया को बचा लिया। दुनिया भर से मुबारकबादी पैगामात आने लगे। सदर ट्रूमैन का पैगाम खास तौर पर खुशी से भरा हुआ था, जो एशिया में कम्युनिज्म की शिकस्त का जश्न मना रहा था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये नताइज तबाहकुन थे। उनकी फौजी ताकत बिखर गई। चियांग की अफवाज 1930 की दहाई की पुरानी घेराबंदी मुहिम्मात याद करते हुए मुनज़्ज़म तरीके से देहातों को छान मारने लगी। शानडोंग, जनूबी चीन और मंचूरिया में बाकी कम्युनिस्ट मुजाहिमत कर चल दी गई। जो बच निकले माओ जेतांग और चुएन लाई समेत वो मंगोलिया भाग गए, जहां स्टालिन ने उन्हें पनाह दी। वहीं से वो रेडियो प्रोपेगेंडा और सरहद पार छापे जारी रखते रहे, मगर चीन के अंदर उनका असर खत्म हो चुका था। जंग जीतने के बाद चियांग ने ताकत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी। 1947 का आईनी इजलास हुकूमत की बदतरीन खामियों को कुछ कम कर चुका था, मगर कोमनतांग अब भी पूरी तरह काबिज था। अपोजिशन जमातों को दबाया गया। अक्सर पर गद्दारी के इल्जामात लगाकर पाबंदी लगा दी गई। जर्नलिस्ट सी मू ने अपनी गिरफ्त और सख्त कर दी। अपने आप को जमहूरिया का निजात दहिंदा और कौम का इत्तेहाद कुनिंदा पेश किया।
उसने अपनी निगाह मगरिब की तरफ डाली और 1949 में संकियांग और 1950 में तिब्बत को दोबारा शामिल करके अपनी हुकूमत की सरहदें वसी कर दी। 1960 की दहाई के वसत तक जमहूरिया चीन ने आलमी सतह पर अपनी हैसियत दोबारा कायम कर ली थी। सख्त कम्युनिज्म दुश्मन होने के बावजूद वो मुकम्मल तौर पर मगरबी इत्तेहाद में शामिल न हुआ। चेंग ने दरमियानी रास्ता अपनाने की कोशिश की, चीन को एक बड़ी ताकत के तौर पर पेश किया जो साम्राज्यी तसल्लुत से आजाद है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बज़ाहिर खुशगवार रहे, अगरचे वक्तन फवक्तन कशीदगी भी पैदा हुई। बरतानिया, फ्रांस और पुर्तगाल के साथ ताल्लुकात ज्यादा सख्त रहे, खास तौर पर एशियाई नो आबादियाती तनाजुआत के बाइस, मगर सबसे बड़ी कशीदगी सोवियत यूनियन के साथ थी। स्टालिन ने माओ और उसके जलावतन साथियों को पनाह दी थी, लेकिन खाना जंगी में शिकस्त ने मास्को को तल्ख कर दिया। सरहदी तनाजुआत बरसों चलते रहे और 1960 की दहाई के वस्त में खुली झड़पों में बदल गए। एक बार फिर एशिया बड़ी ताकतों के तसादुम के दहाने पर खड़ा था, लेकिन जमहूरिया चीन के लिए 1940 की दहाई के अवाखिर की फतह हमेशा फैसला कुन लम्हा बनी रही। बेपनाह मुश्किलात के बावजूद कुओमिंटांग कामयाब रहा और न सिर्फ चीन की तारीख का रुख बदला, बल्कि पूरी सर्द जंग की सिमत बदल दी।